तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो वेस्टर्न कल्टीवेटर्स असल में ईस्टर्न कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपना ट्रू फॉर्म शो करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में वेस्टर्न एंजल्स हैं। जैसे ही वो अपने ट्रू फॉर्म में आते हैं तो वहां पर एक और एल्डर अपीयर होता है जो कि ईस्टर्न एल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए वहां पर आता है और वो अपने मैजिक ब्रश के साथ उस एंजल को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे एक जगह सील करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ दूसरे एल्डर्स वो उन बाकी के एंजल्स को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो एंजल्स और वो दूसरे एल्डर्स दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए उन लोगों के बीच में ये लड़ाई काफी ज्यादा लंबी चलने वाली थी। मगर यहाँ पर अचानक एक और एल्डर अपीयर होता है। वो एल्डर असल में बहुत ही लंबे टाइम से डोंगचू किंगडम के अंदर एक गुफा के अंदर सील था, मगर इस लड़ाई की वजह से वो भी जाग जाता है। जिसके बाद वो बाहर आकर उस एंजल से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा। ये कहने के बाद वो एक एक करके उन तीनों के तीनों एंजल्स को मार डालता है, जिस पर वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने तो एक एक अटैक में एक एक एंजल को मार दिया है। मगर वो लाइन फोर्सर अभी भी वहां पर मौजूद होता है और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखता है। यहाँ पर वो ड्रैगन कह रहा होता है कि फाइनली हमारे ईस्टर्न गॉड्स ने भी अपनी आंखें खोल ली है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन एंजल्स के मरने के बाद वहां पर अचानक एक ट्रेजर अपीयर होता है। उस ट्रेजर को देखते ही यहाँ पर युआन लॉन्ग फौरन से अपने लाइटनिंग फॉर्म में आते ही उस ट्रेजर की तरफ झपट पड़ता है और जाते साथ ही उस ट्रेजर को लेकर उसे अपने मुंह में डालता है और कहता है कि मैं अभी भी उस एंजल को मारकर सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, ये उसका हार्ट है, इसे खाने से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर इससे पहले तुम्हें इसे रिफाइन करना होगा। ये कहने के बाद वो हाफ पीस खुद खा लेता है और हाफ वो योंगफाई के लिए रख देता है और उसकी तरफ फेंकता है। तो यहाँ पर एल्डर्स वो सारे ही उस ट्रेजर को अपनी आंखों के सामने योंगफाई की तरफ जाते हुए देखते हैं, मगर योंगफाई वो उस हार्ट को देखता है तो उसे बिल्कुल उल्टी सी आने लगती है और वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। ये कहते ही वो दोबारा उस ड्रैगन की तरफ फेंकता है और यहाँ पर वो एल्डर्स फिर से देख रहे होते हैं कि इतने कीमती ट्रेजर को यहाँ वहां फेंका जा रहा है। मगर युआन लोंग कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं ही ये खा लेता हूँ। ये कहने के बाद वो उसी ट्रेजर को दोबारा खाने वाला होता है, मगर यहाँ पर अचानक उसकी बॉडी एक जगह फ्रीज सी हो जाती है। वो उस ट्रेजर को नहीं खा पा रहा था। देखते ही देखते वहां पर उसके पीछे वो लाइन फोर्सर एल्डर आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद युआन लॉन्ग बिल्कुल थर-थर कांप रहा होता है। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना ही वो हिल पा रहा था। मगर अचानक उस लाइन फोर्सर एल्डर की बॉडी में एक झटका सा लगता है और उसका माइंड पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है और वो युआन लॉन्ग को छोड़ देता है। तो युआन लॉन्ग फौरन से अपनी जान बचाकर नीचे योंगफाई के पीछे आकर छुप जाता है और कहता है कि बाप रे, मुझे तो लगा कि शायद मैं वहां मारा जाऊंगा। ये लाइन फोर्सर तो बिल्कुल पागल हो गया है, लगता है शायद इसका माइंड इसके कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पर हमें उस लाइन फोर्सर को दिखाया जाता है जिसे अजीब तरह के फ्लैशबैक दिखाई दे रहे होते हैं और वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी या तो डिवाइन बॉडी है या फिर एक डीमन बॉडी है, वो खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा था और उसके डुअल नेचर की वजह से उसे बार बार वैसे फ्लैशबैक्स आने लग रहे थे। मगर जैसे ही वो नॉर्मल होता है तो वो उन लोगों की तरफ देखता है और वो कहता है कि अरे अच्छा, तो तुम एक ईस्टर्न ड्रैगन हो, अच्छा है कि मेरा नेचर दोबारा से मेरे कंट्रोल में आ गया है। ये सब बहुत ही कम होता है, मैं तुम्हें इस मर्तबा नहीं मार रहा, पर शायद अगली बार अगर तुम मेरे सामने आए तो शायद तुम मारे जाओगे, क्योंकि मैं अब वो नहीं हूँ जो कि मुझे होना चाहिए था। मैं अपने ट्रू सेल्फ के बारे में नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, क्या मैं कोई डिवाइन गॉड हूँ या फिर मैं कोई इविल डीमन हूँ। आखिर मुझे क्या चूज करना चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर योंगफाई कह रहा होता है कि क्या ये गॉड भी आज से 10,000 साल पहले मारा गया था या फिर इसने बहुत सारे डीमंस को मार दिया था। यहाँ पर एल्डर ल्यूनान कहता है कि शायद हो सकता है कि इनकी बॉडीज वो खत्म हो गई हो, मगर इनकी सोल वो अभी भी बाकी हो और वो एक ही बॉडी के अंदर मर्ज हो गई हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन लोगों की सोल्स वो एक ही बॉडी के अंदर हजारों सालों से मौजूद है,
तो इसीलिए सोल्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मर्ज हो गई होंगी। मगर यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस एल्डर को अचानक से फिर से वही फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो अपने माइंड को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कंटिन्यूसली यही कह रहा था कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्या मैं कोई डीमन हूँ या मैं कोई गॉड हूँ। उसके माइंड में मौजूद जो एनर्जी होती है वो उसे बहुत ही अजीब सा फील करवा रही होती है, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही बुरा किया है। देखते ही देखते वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और एक फॉर्मेशन भी अपीयर होती है और वो एल्डर कहता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, मैं हूं क्या। मगर यहाँ पर योंगफे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी में कोई डीमन है जो कि इसे फोर्स कर रहा है। वो डीमन इसकी बॉडी पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है और दूसरी तरफ वो एल्डर कह रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी में मौजूद इस डीमन नेचर को अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकता। क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्या मैं किसी और रास्ते से इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। देखते ही देखते अचानक उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। मगर अचानक से उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं और वो कहता है कि नहीं, अभी भी एक रास्ता बाकी है। क्यों ना मैं अपने गॉड नेचर को खत्म कर दूं या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दूं, जिसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही नेचर होगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने डिवाइन गॉड वाले नेचर को छोड़कर अपने डीमन नेचर फॉर्म को अचीव कर लेता है। तो अब उसकी बॉडी पूरी तरह से एक डीमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर उन लोगों का खड़ा रह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिसके बाद वो एल्डर जब एक डीमन फॉर्म में आ जाता है तो वो कहता है कि हजारों साल ऐसे गुजर गए जैसे कि ये बस कुछ सेकंड्स हो, मगर फाइनली मैंने वो अचीव कर ही लिया जो मैं अचीव करना चाहता था। अब मैं वही बन गया हूँ जो मैं बनना चाहता था। इसके बाद वो डीमन गॉड सब लोगों से कहता है कि फाइनली अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ और अब तुम लोग मुझे द ग्रेट डीमन कहकर पुकारोगे। और क्योंकि आज मैं इस बॉडी के अंदर पैदा हुआ हूँ तो मैं अपनी इस रीइंकार्नेशन की खुशी में तुम सब लोगों की कुर्बानी दूंगा। तुम सब के सब लोग मेरे लिए बलि के बकरे हो। आज से तुम लोग मुझे द ग्रेट डीमन किंग कहकर पुकारोगे। इतना कहने के बाद वो उन लोगों पर हमला करने की तैयारी करता है तो दूसरी तरफ एल्डर ल्यूनान कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, इसकी पावर वो 6 रियलम को क्रॉस कर चुकी है। अगर ये एक बार भी हमला करता है तो ये हम सबको मार डालेगा। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रेट डीमन जैसे ही उन लोगों पर एनर्जी अटैक करता है तो यहाँ पर एल्डर ल्यूनान सब लोगों से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सब लोग मेरे साथ मिलकर अटैक करो। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही अपनी एनर्जी को कंबाइन करके एक पावरफुल बैरियर बनाते हैं तो वो डेमोनिक एनर्जी उनकी उस शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो आसपास की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो बैरियर भी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होने लगता है। देखते ही देखते जैसे ही वो बैरियर टूटता है तो वो डेमोनिक एनर्जी वहां पर जोर से जाकर हिट करती है और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे एल्डर्स उड़ते हुए बहुत ही दूर जा गिरते हैं। कुछ ही देर के अंदर उस डीमन ने वहां पे मौजूद पूरे के पूरे ग्राउंड को साफ कर दिया था। मगर यहाँ पर योंगफे वो अभी भी जिंदा होता है और वो एक जगह छुपा हुआ था, मगर वो देखता है कि उस डीमन की पावर वो कई गुना ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके चारों तरफ मौजूद ऑरा भी बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसकी एनर्जी सीधा आसमान तक जा पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 6 रियलम को क्रॉस करने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पर फोर्सफुली मौजूद है। योंगफे वो एक जगह छुपा हुआ होता है तो वो ग्रेट डीमन किंग उसे नहीं देख पा रहा था, मगर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो योंगफे से लिपट जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं आज नहीं बचूंगा। मगर योंगफे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मुझसे ज्यादा फास्ट भाग सकते हो। मगर हमें यहाँ पर दोबारा से उसी ग्रेट डीमन को दिखाया जाता है। वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा होता है, जिसके बाद ऊपर आसमान में क्लाउड्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, जिसके साथ वहां पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग आकर गिरती है जो कि उस एल्डर के ऊपर गिरी थी, मगर उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो ग्रेट डीमन उसी एनर्जी को डाइवर्ट करके उन एल्डर्स के ऊपर हमला करता है तो वो एनर्जी सीधा उन लोगों पर हिट करने वाली होती है, मगर वो एल्डर्स अपनी स्पीड के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और अपनी जान बचाते हैं। और यहाँ पर योंगफे वो उस एनर्जी को फील कर पा रहा होता है कि वो अब ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि उस बंदे का यहाँ पर रहना अब मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर वो युआन लॉन्ग ड्रैगन कह रहा होता है कि लगता है कि शायद ये अपनी पावर को बढ़ा रहा है ताकि वो हेवन के साथ मुकाबला कर सके।
ऊपर से हेवन लाइटनिंग तो इस पर कोई भी असर नहीं कर रही। देखते ही देखते योंगफाई की बॉडी के अंदर ट्रेजर वो अचानक से बाहर आने की कोशिश करता है, जिस पर योंगफाई भी हैरान हो जाता है। वो ट्रेजर जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो ग्रीन जेट पाल्म है। वो जेट पाल्म जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो एल्डर भी उसे देख लेता है। जिसके बाद वो उस जेट पाल्म को हासिल करने की कोशिश करता है और पीछे मौजूद एल्डर से कहता है कि पहले मैं इस जेट पाल्म को हासिल करूंगा, उसके बाद में तुम सब लोगों को मार दूंगा। ये कहते ही वो उस जेट पाल्म के पीछे जाता है और दूसरी तरफ हमें योंगफाई की बॉडी से फिर से कुछ और ट्रेजर्स को निकलते हुए दिखाया जाता है। वो सारे के सारे ट्रेजर उसकी बॉडी से निकल कर सीधा ऊपर की तरफ चले जाते हैं और बाकी एल्डर्स कह रहे होते हैं कि क्या कोई शख्स इन मैजिक वेपन्स को जानबूझकर इनकी तरफ भेज रहा है। और एल्डर ल्यूनान कहता है कि शायद कोई इस एल्डर को यहाँ से दूर भेजना चाहता है। और यहाँ पर योंगफाई कहता है कि शुक्र है कि किसी ने भी इन ट्रेजर्स को मेरी बॉडी से निकलते हुए नहीं देखा। और ऊपर से वो उन दो जिन यांग एनर्जी बॉल्स के बारे में कहता है कि उनकी अपनी ही एक अलग कॉन्शियसनेस थी। लगता है कि शायद वो ट्रेजर उस जेट पाल्म के पीछे गए हैं। मगर यहाँ पर एल्डर ल्यूनान सब लोगों से कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोगों को इन ट्रेजर्स को अभी के अभी हासिल करना होगा। अगर ये ट्रेजर यहाँ से चले गए तो फिर ये ट्रेजर फिर कभी दोबारा यहाँ पर अपीयर होंगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और दूसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ, हमें इसके लिए अपनी जान को दांव पर लगाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो सारे के सारे एल्डर फिर उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए फौरन से उनके पीछे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ योंगफाई वो बिल्कुल एक जगह शांत खड़ा हुआ होता है और देख रहा होता है कि वो लोग उन ट्रेजर्स के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मगर यहाँ पर युआन लोंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि उस लेजेंडरी कमान के बारे में ज्यादा मत सोचो, देखा तुमने वो तुम्हारे पास से चली गई। मगर यहाँ पर योंगफाई हंस रहा होता है, जिस पर युआन लोंग हैरान हो जाता है और फौरन उसके पास चला जाता है और उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है, जैसे कि शायद योंगफाई को कोई झटका लगा है। मगर योंगफाई वो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो कहता है कि फाइनली ये सब कुछ चले गए, फाइनली अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। ये चीजें मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की फीलिंग्स पैदा किया करती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा अजीब फील किया करता था। मगर अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्रेजर्स की वजह से मुझे लगता था कि शायद मेरी बॉडी एक कोल्ड ड्रोन की तरह है। ये कहने के साथ वो वहीं जमीन पर लेट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई को वहां पर लेटे हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी निकलने वाला था। वहां पर दिन का आगाज हो चुका था, मगर वहां मौजूद जितने भी एल्डर्स थे वो सारे के सारे कहीं गायब हो चुके थे। मगर जैसे ही वहां पर धूप आती है तो उसके साथ साथ वहां पर लोंग जी भी आ जाती है और वो योंगफाई के सामने आकर खड़े हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो और इस तरह हंस क्यों रहे हो, सब लोग तो यहाँ से चले गए हैं। मगर योंगफाई कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने इतना रिलैक्स फील नहीं किया, आज मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर लेटा रहूं या फिर कोई काम जाकर करूं। मगर लोंग जी उसके बराबर में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि अगर जिंदगी में कोई टेंशन ना हो तो जिंदगी बिल्कुल बेकार लगती है। इससे लगता है कि जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। उसे इस तरह बातें करता देखकर योंगफाई समझ जाता है कि वो फिर से क्यान लोंग के बारे में सोचने लगी है, तो वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद रहूंगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से तुम्हें कोई पछतावा हो। ये कहकर वो उठकर 2-4 कदम आगे जाता है और फिर से पीछे लोंग जी की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है कि चलो हमें वापस जाना है और शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हें यांजिंग कंट्री भी तो जाना है। ये कहकर वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो लोंग जी वो उसका हाथ पकड़कर उठकर खड़ी हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे थे और उनके बीच में अब नजदीकियां थोड़ी बढ़ती जा रही थी। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर अचानक से कोई शख्स आता है और वो योंगफाई को मारने की कोशिश करता है, मगर लोंग जी देख लेती है और योंगफाई को धक्का देती है, जिसके बाद वो शख्स अपना पूरा हाथ लोंग जी की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से लोंग जी बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हुन टियान डाओ है, जो कि योंगफाई से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। लोंग जी को इस हाल में देखकर योंगफाई को एक झटका सा लगता है, वो अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ नहीं देख पाता। हुन टियान डाओ अपना हाथ पीछे खींचता है तो लोंग जी सीधे जमीन पर जा गिरती है और वहीं पर ही उसका दम निकल जाता है। मगर हुन टियान डाओ वहां से फौरन से पीछे चला जाता है और लोंग जी वो वहीं पर पड़ी रहती है और योंगफाई को एक सदमा सा लग जाता है और वो वहीं पर ही लोंग जी को उस हाल में
देखकर एक जगह रुक सा जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली थी और वो 1 मिनट के लिए भी उन्हें नहीं झपका रहा था। उसे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आ रही थी जैसे कि उसकी पास्ट लाइफ में उसे यूशिन के मरने के टाइम पर आ रही थी। देखते ही देखते वहां पर क्लाउड्स आना शुरू हो जाते हैं, मगर हुन टियानडाओ वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। वो योंगफei का मजाक उड़ाता है और कहता है कि शायद ये लड़की कोई तुम्हारी लवर होगी, मगर उसे पता भी नहीं था कि वहां पर क्या चीज अपीयर होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता इतने ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं कि वहां पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। योंगफei कंटिन्यूसली लोंगजी को ही देख रहा होता है और उससे वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसने दोबारा से अपनी जिंदगी में किसी कीमती चीज को खो दिया है, जैसे कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में यूशिन को खो दिया था। और ब्लड को देखने के बाद हमेशा उसकी इविलनेस उस पर हावी होने लगती है। और यहाँ पर हुन टियानडाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर इस लड़की ने तुम्हारी खातिर जान ना दी होती तो तुम अब इसकी जगह नीचे पड़े हुए होते। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इस लड़की ने तुम्हारे लिए जान दी है, मगर तुम तो 1 नंबर के बुज़दिल निकले। तुम औरतों के पीछे छुप कर अपनी जान बचा रहे हो। सोचा भी नहीं था कि तुम्हें बचाने के लिए कोई औरत सामने आएगी। तुम तो 1 नंबर के यूजलेस निकले। मगर योंगफei वो उसकी बातों पर कोई भी कान नहीं धरता और वो सिर्फ और सिर्फ लोंगजी को देख रहा होता है। उसे एक अजीब सा सदमा लग गया था, जिसके बाद वो अपने आप को सदमे से नहीं निकाल पाता। देखते ही देखते अचानक उसका डिमोनिक नेचर उस पर हावी होने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हुन टियानडाओ वो अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि चलो कोई नहीं, वैसे भी इस लड़की को अभी या बाद में मारना तो था ही। अब जरा खुद को देखो तुम क्या हो। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली मार देता तो शायद मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती जितनी कि अब हो रही है। उसकी बातें सुनने के बाद योंगफei पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता जा रहा होता है। उसके बालों का कलर तक चेंज हो गया था। और दूसरी तरफ वहां पर हुन टियानडाओ उससे कह रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे आसपास के जितने भी तुम्हारे प्यारे हैं उन सबको मारूंगा, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि तुम 1 नंबर के यूजलेस लड़के हो और तुम ना सिर्फ खुद को बचा सकते हो बल्कि तुम अपने प्यारों को भी नहीं बचा सकते। मगर यहाँ पर योंगफei वो अपनी बॉडी को स्विच कर चुका होता है। उसकी जगह अब उसकी एविल बॉडी आ चुकी होती है। हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो एविल स्पिरिट थी वो पूरा कंट्रोल ले चुकी होती है और उसने अपनी बॉडी को योंगफei की बॉडी के साथ स्विच कर दिया था। और जैसे ही योंगफei वो हंसना शुरू करता है तो उसकी बॉडी में वो इविलनेस भी दिखाई देती है। उसे हंसता देखकर हुन टियानडाओ हैरान हो जाता है कि क्या ये पागल हो गया है। मगर योंगफei कहता है कि अब मैं आजाद हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है तो उसकी स्पिरिट पूरी तरह से आजाद होने लगती है। उसमें लगी हुई जितनी भी चेन्स थी वो पूरी की पूरी टूट जाती है। और योंगफei कह रहा होता है कि फाइनली मैं अब पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि वो एविल स्पिरिट अपनी बॉडी में लगी हुई सारी की सारी चेन्स को एक एक करके तोड़ती जा रही थी। और योंगफei बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एविल एनर्जी निकल रही होती है। और हुन टियानडाओ को तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि वहां पर उसके साथ क्या होने वाला है। देखते ही देखते योंगफei वो अपनी बॉडी में मौजूद जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने अपीयर करने लगता है और उसकी ड्रेसिंग भी पूरी तरह से चेंज हो रही होती है। उसकी बॉडी में लगी हुई चेन्स भी वो अब पूरी तरह से अपीयर हो गई थी, यानी कि वो बॉडी अब पूरी तरह से एक एविल डीमन बॉडी बन गई थी, जिसके बाद वो अपने फुल स्ट्रेंथ को अब आसानी से यूज कर सकती है। हुन टियानडाओ जब ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अब सिचुएशन बिल्कुल सीरियस हो चुकी है। अब यहाँ पर जिंदगी और मौत वाली लड़ाई होने वाली है। वो योंगफei को मारने के लिए फौरन से अपनी सोर्ड बाहर निकालता है और उसके साथ अपनी 1000 सोर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वहां पर हजारों सोर्ड्स आ जाती है। और जैसे ही वो उन सारी की सारी सोर्ड्स को योंगफei की तरफ थ्रो करता है तो वो सारी सोर्ड्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ योंगफei की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो सोर्ड्स उसके करीब पहुंचती है तो योंगफei सारी ही सोर्ड्स को एक जगह फ्रीज कर देता है। ये देखकर हुन टियानडाओ को भी झटका सा लगता है और योंगफei अपने एक हाथ से डिमोनिक एनर्जी क्रिएट करते हुए जैसे ही उस एनर्जी को रिलीज करता है तब वो सारे की सारी सोर्ड्स बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती हैं। योंगफei की पावर देखते ही हुन टियानडाओ वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर योंगफei उसे भागने देने वाला नहीं था। वो फौरन से अपनी जायंट हैंड टेक्निक को यूज करता है तो वो बहुत ही दूर जाकर उस हुन टियानडाओ को पकड़ लेता है और वहां से उसे पकड़कर वापस घसीटते हुए अपनी तरफ लाता है और उसे उसके मुंह से पकड़ लेता है, जिस पर हुन टियानडाओ झटपटाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। यहाँ पर फिर योंगफei वो उसे सिर से पकड़ते ही बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और उसे मुंह से पकड़कर रगड़ते हुए कंटिन्यूसली आगे की तरफ लेकर जा रहा था। जिससे ही योंगफei उसे ऊपर की तरफ थ्रो करता है तो वो
वो खुद भी फौरन उसके ऊपर आ जाता है और उसके मुंह पर इतनी जोरदार किक मारता है कि उसका पूरा जबड़ा ही हिल जाता है और उसके साथ योंग फाई उसे सीधे जोर से जमीन की तरफ थ्रो कर देता है। तो वहां पर हुन टियानडाओ उन पत्थरों से टकराते हुए सीधे नीचे की तरफ जा रहा होता है, मगर यहाँ पर योंग फाई उसे फिर भी छोड़ने वाला नहीं था। वो फौरन से उसके पास पहुंचते ही दोबारा से उसके ऊपर जा कूदता है और फिर से उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसके साथ ही वो उस पर बहुत ही पावरफुल गुस्से से पंचेस मारते जा रहा होता है, जिससे हुन टियानडाओ का तो पूरा चेहरे का नक्शा ही बिगड़ गया था। उसका पूरा का पूरा मुंह ही सूज गया था, जिसके बाद योंग फाई उसे ऊपर की तरफ उठाता है और एक बहुत ही जोरदार किक दे मारता है। इस किक का इंपैक्ट भी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है और योंग फाई को अपनी तरफ आता देखकर एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है, मगर योंग फाई का पंच वो उस बैरियर को तोड़ते हुए फिर से उसके मुंह पर जाकर डायरेक्ट हिट कर जाता है, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ वहां मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए उनके आर पार निकलता जा रहा था। इतनी मार खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हड्डियां तक टूट चुकी होंगी, मगर उसके बाद भी हुन टियानडाओ में इतनी जान थी कि वो दोबारा से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जब उसकी नजर योंग फाई की तरफ पड़ती है तो योंग फाई वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अब बड़ा अटैक करने वाला है। अचानक से योंग फाई के पीछे से जमीन फटती है और उसकी एविल इनकार्नेशंस अपीयर होना शुरू हो जाती है। वो एविल इनकार्नेशन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती हैं और एक के बाद एक जमीन से बाहर निकल आ रही होती हैं। ये देखकर हुन टियानडाओ के भी तोते उड़ जाते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसका मुकाबला किससे है। क्या ये लड़का योंग फाई है या फिर कोई डीमन गॉड है? मगर हम देखते हैं कि योंग फाई वो उन एविल इनकार्नेशन के करीब चला जाता है, जिसके बाद वो एविल इनकार्नेशन अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है तो हमें वहां पर कुछ सोर्ट्स दिखाई देती है। इसे लग रहा था कि जैसे वो हर एक इनकार्नेशन एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि उनकी सारी की सारी एनर्जी वो उन सोर्ड्स के अंदर मौजूद थी और योंग फाई वो उन सोर्ड्स के साथ 7 पावरफुल अटैक कर सकता है। मगर यहाँ पर योंग फाई वो उन सोर्ड्स को यूज करने के बजाय अपनी सोर्ड यूज करता है और अपनी सोर्ड के साथ वो उन सातों के सातों सोर्ड पर एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक करते ही उन्हें बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो सारी की सारी सोर्ड्स दोबारा से योंग फाई की तरफ आ रही होती हैं और उसकी सोर्ड के साथ पूरी तरह से अपनी एनर्जी को मर्ज कर लेती है और फिर हमें उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बॉडी दिखाई देती है और योंग फाई वो 7 सोर्ड्स में से सबसे पहली सोर्ड को इस्तेमाल करते हुए उसे एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जमीन को बीच में से चीरते हुए हुन टियानडाओ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मगर इससे पहले कि वो अटैक हुन टियानडाओ से टकराता वहां पर कोई और एल्डर आता है और वो हुन टियानडाओ को लेकर वहां से निकल जाता है, मगर वो स्लैश अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सीधे जाकर पहाड़ों से हिट करता है और उन पहाड़ों को ही पूरी तरह से काट कर रख देता है और हम लोग उस अटैक का इंपैक्ट देखते हैं। जमीन पूरी तरह से कट गई होती है और उसके अंदर से लावा निकल रहा होता है। इस अटैक को देखने के बाद हमें दिखाया जाता है हुन टियानडाओ और वहां पर उसका फादर होता है, जो कि उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच गया था, मगर अभी भी हुन टियानडाओ को बचाने के चक्कर में वो खुद जख्मी हो गया था। वो योंग फाई के बारे में कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में जितना सुना था ये उससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमारे लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं होगा, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। इतने में वो देखता है कि वहां पर एक मॉन्क अपीयर हुआ है और वो वहां पर योंग फाई को देख रहा है। ये देखते ही वो बंदा कहता है कि ये मॉन्क भी यहाँ पर आ गया है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहते ही वो हुन टियानडाओ को लेकर वहां से भागता है तो वो मॉन्क उन लोगों को देख लेता है और वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके बाद हम लोग दोबारा से योंग फाई को देखते हैं। वो अपने एविल फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।